ठीक है, ये एक तरीके से वाइल्ड घास की स्पीसीज है, ठीक है, जो कि हमारे उद्यानों में, गार्डन्स के अंदर पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि इसकी जो रूट्स हैं उसके इंटरनोड सेक्शन बहुत बड़े हैं, इंटरनोड, जिसकी वजह से ये लगभग 10 मीटर तक क्या होगी, जैसे कि ये यहाँ पे निकल रही हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ये लगभग 10 मीटर दूर तक जाके नीचे नीचे ग्राउंड में, सरफेस में बिल्कुल क्या बोलते हैं, रनर्स के समान, सॉरी रनर्स नहीं बोल सकते इसको, हम बोलेंगे स्टोलोन के समान जो है विकसित होकर और इस सतह से ऊपर यहाँ पे वापस क्या बना लेती है, वापस एक नए पादप को डेवलप कर देती है। तो इनके रूट्स नीचे ही नीचे से इतनी ज़्यादा जाती हैं कि इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनके मेन स्रोत को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरा इन्हें कंट्रोल करना, क्योंकि अगर हम ऊपर से खरपतवार को काट के हटा भी देते हैं तो इनकी रूट्स जो है वो डेवलप होते हुए नीचे ही नीचे, और क्योंकि ये स्टोरेज मटेरियल को रखती हैं तो ये आगे जाके दोबारा क्या कर देती है, डेवलप कर देती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम रिप्रोडक्टिव रूट्स के रूप में यहाँ पे यूज में ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई सारे जिम्नोस्पर्म्स, कई सारे एंजियोस्पर्म्स के भी ऐसे एग्जाम्पल है, हायर प्लांट्स के भी, और उनके अंदर भी क्या हो रहा है कि रूट्स जो है वो आगे जाके और वापस क्या हो जाती हैं, इरेक्ट होकर नई संरचनाएं जो है वो डेवलप कर लेती है। तो घासकुल के अलावा जैसे जिम्नोस्पर्म में भी एग्जाम्पल दे तो सीसम को भी हम इसमें यूज में ले सकते हैं, डलबर्जिया सिस्सू, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा बाय रूट्स। तीसरा हम यहाँ पे लीव्स की बात करें तो सभी प्रकार की लीव्स नहीं होती है, लेकिन जो मासल लीव्स होती हैं, स्केली लीव्स होती हैं, या फिर जो ऐसी लीव जिनमें नोडल रीजन्स या बड्स का फॉर्मेशन होता है, उन लीव्स में जो है रिप्रोडक्शन की पावर होती है। इसमें बेस्ट एग्जांपल हम पत्थर चट्टा का ले सकते हैं, ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम के अंदर जो लीव्स हैं वो मासल होती हैं और उनके अंदर क्या होती हैं, खांच बनी हुई होती है नोडल रीजन के समान, और उनके अंदर जो है लेटरल बड्स विकसित होती हैं। ऐसे में अगर इस तने को या इस पत्ती को मिट्टी में दबा दिया जाए तो ये जो लेटरल बड्स हैं ये विकसित होकर अपस्थानिक जड़ें विकसित कर लेंगी और नए पादप के रूप में विकसित होंगी। जैसे आई बर्ड्स को हम डेवलप करते हैं किसमें, ट्यूबर्स में, सेम उसी प्रकार से। तो ये सारे के सारे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के स्ट्रेटजीज हैं प्लांट्स के अंदर, और ज़्यादातर ये उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस है या किसी कारण से वो एपोगेमी या एक तरीके से पार्थेनोजेनेसिस के अंदर कॉज हो चुका है। पार्थोजेनेसिस भी नहीं कह सकते क्योंकि इनमें कंप्लीट पुष्पन होता ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे तो केवल अपस्थानिक डेवलपमेंट ही होता है। जैसे अगर अपन केले की बात करें तो उनमें डेवलपमेंट स्टेम से एंड रूट से, दोनों से होगा, बेसिकली रूट से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कुछ कायिक घटनाएं या कायिक सिस्टम्स को भी हम देख लें। सॉरी, कायिक का मतलब गलती वो, सॉरी, आर्टिफिशियल मैकेनिज्म्स ऑफ वेजिटेटिव, कायिक जनन। आर्टिफिशियल तरीके से हम यहाँ पे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर रहे हैं क्योंकि उद्यान में या वनस्पति के आधार पे काफ़ी सारे ऐसे पादप हैं जिनके अंदर सीड्स या फ्लोर्स का डेवलपमेंट नहीं होता। सीड्स जो होते हैं वो वेजिटेटिवली मतलब एक तरीके से वाइबल नहीं होते। तो ऐसे में सीड्स के बिना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वेजिटेटिवली प्रोपोगेशन कर रहे हैं, एक चीज़। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर हम सीड्स की ओर जाते हैं तो सीड्स में डेवलपमेंट हुआ है बाय फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल में क्या हुआ है, एक तरीके से फ्यूजन, जिसकी वजह से जाइगोट बना है। तो हम ये मान सकते हैं कि पर्टिकुलर एक पेरेंट के कैरेक्टर जो है वो उसके अंदर सीड में नहीं है, तो वहाँ पे हमें हाइब्रिड ओज, विग्योर की प्राप्ति होती है। और ये जो हाइब्रिड ओज है ये
पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली दोनों डायरेक्शन में हो सकता है। अगर हम किसी पादप में पेरेंट कैरेक्टर्स की या आनुवंशिकता को सेम बनाए रखना चाहते हैं, कैरेक्टर्स को सेम बनाए रखना चाहते हैं शुद्धता में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में वेजिटेटिव जो है वो हमारे लिए बहुत ही फास्ट भी है, यूनिक भी है और आसानी से कारगर भी है कम लागत में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें अगर कुछ आनुवंशिक जो लक्षण है उनको चेंज करना है, बदलना है, नई ट्रेड्स या वैरायटीज़ को डेवलप करना है तो बेस्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अगर हमें सेम रखना है तो बेस्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यहाँ पे कई सारी स्ट्रेटजीज है, जिनमें जैसे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कटिंग, ठीक है, ग्राफ्टिंग, कटिंग्स, ग्राफ्टिंग्स, ठीक है, और ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन। कटिंग में तो हम इसको बोल सकते हैं कट करना, ठीक है, काट कर लगाना। ये व्यवहारिक जीवन में भी हम काफ़ी यूज में लेते हैं। हर पादप में ऐसा नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पादप जो कि वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं उसके अंदर कटिंग अर्थात जड़ काट कर लगाने से, स्टेम काट कर लगाने से और कभी कभी पत्ती को काट कर लगाने से क्या हो जाता है, नया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या अपस्थानिक शूट जो है डेवलप हो जाता है और वो नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो इसको तो अगर हम सिंपल वे में भी अगर समझें तो कटिंग जैसे कि आलू है, ट्यूबर को काट कर हर पीस में अगर एक आई पीस को हम रखेंगे तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, मिट्टी में दबाकर नए पादप को डेवलप कर सकते हैं। सेम चीज़ ये गन्ने में है, उसमें रूट्स को काट कर हम क्या बोलते हैं नया सीडलिंग जो है डेवलप कर सकते हैं। वहीं अगर अपन गन्ने की बात करें तो नोड इंटर नोड सेक्शन, 2-3 नोड की सेक्शन को काट कर, जिसको हम बोलते हैं कलम, काट कर मिट्टी में दबाते हैं, क्योंकि उसकी हर नोडल सेक्शन के ऊपर क्या आ रही है, एक बड होती है जो डोरमेंट अवस्था में, परफेक्ट अवस्था में या कुछ विशिष्ट हार्मोन्स जैसे कि IAA इंडोल एस्टिक एसिड या इंडोल ब्यूटारिक एसिड और कभी कभी साइटोकाइनिन्स के यूज में लेकर हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन को इंक्रीज करके नई सीडलिंग्स डेवलप करने या को प्रेरित करते हैं। दैट इज कटिंग। तो कटिंग का तो अब हिंदी क्या बताएं, कटिंग को तो हम कर्तन ही बोल सकते हैं, काट कर, और अलग अलग पादपों में इसके अलग अलग मैकेनिज्म्स हो सकती है, जिसमें हम कह सकते हैं रूट कटिंग, शूट कटिंग, लीफ कटिंग, यहां तक कि बड कटिंग। रूट कटिंग, शूट कटिंग, लीफ कटिंग एंड एक्सिलरी या लेटरल बर्ड कटिंग। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजीज हैं, तो इसमें ज़्यादा हमको समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हमको कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं, और एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो जैसे रूट था, तो रूट अभी अभी हमने पढ़ा, जैसे कि गुलदाउदी हो गई, ठीक है, और ज़्यादातर जो ये है क्या बोलते हैं, स्टोलोन्स एंड सकर्स। ठीक है, इन पादपों की रूट जो होती हैं वो अपस्थानिक बर्ड्स के युक्त होती हैं और ये नए पादप को डेवलप करने की क्षमता रखती हैं। तो ऐसे में अगर हम इनको बीच में से इंटरनोड सेक्शन पे से काट कर दूसरी जगह शिफ्ट करें तो ये नए पादप को डेवलप करने में सक्षम होती है। उसी तरीके से अगर अपन शूट की बात करें तो शूट के अंदर भी हमारे पास आ रहा है ट्यूबर्स। ठीक है, ट्यूबर्स के अलावा अभी एरियल पार्ट में जैसे अपन गन्ने की बात करें तो नोड सेक्शन, लेकिन नोड सेक्शन कौन सा, जिसमें बड हो, विद बड। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास ट्यूबर है, आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, रनर्स है, स्टोलोन्स है, सकर्स है। ठीक है, इसके अलावा ये जो सारे के सारे थे ट्यूबर्स है, ट्यूबर्स के अलावा कौन सा था, राइजोइड्स है या राइजोम।
ये सारे के सारे जो हैं ये वापस नए अर्थात अपने प्रत्येक नई बड के साथ में या जो नोडल रीजन है उसके साथ में नए पादप को डेवलप करने की क्षमता रखते हैं। तो हम आसानी से इनको क्या कर देते हैं, काट कर नया पादप तैयार कर लेते हैं। और ज़्यादातर ये चीज़ जो है वो हमें एक तरीके से हर्ब्स और शब्स के अंदर भी मिल जाती है, और ज़्यादातर जो उद्यान पादप होते हैं ना, सजावटी पादप, उनके अंदर ये व्यवस्था बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इनके अंदर जो पुष्पन होता है वो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से या बाद में एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ही मान लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के कारण इतने ज़्यादा संकरित हो जाते हैं कि ये सजावटी रूप में होते हैं, तो इनके अंदर रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वैसे भी बहुत ही रेयरली हो जाता है, और यहाँ पे फिर हमें इन्हीं की आवश्यकता होती है। लीव्स की हम बात करें तो काफ़ी लीव्स हैं जो कि मासल हैं, और उनके अंदर सेकेंडरी डिविजन्स ये जो बर्ड्स हैं वो मिलती है। और बेसिक एग्जांपल हम इसके अंदर ले सकते हैं वही ब्रायोफिल्लम को। ब्रायोफिल्लम में हमें आसानी से इनके अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा बर्ड्स की अगर अपन बात करें तो बर्ड्स जैसे कि गन्ना, जैसे कि और किसी चीज़ में बात करें तो जैसे कि ट्यूबर पटेटो, शकरकंद, ठीक है, इन सभी के अंदर जो है क्या मिल रही है, बर्ड्स मिल रही हैं, और हम बर्ड्स के सेक्शंस को काटकर मिट्टी में दबाकर नया प्लांट जो है आर्टिफिशियली डेवलप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों में एक चीज़ और है कि डेवलप करने के बाद हमें कुछ मटेरियल्स जैसे कि स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हो गए, अडेप्टेबल जो एनवायरमेंटल कंडीशन हो गई, ठीक है, पोषक पदार्थ हो गए, इन सब का ध्यान रखना होता है, और सूटेबल में अगर हम इनको एनवायरनमेंट दे सकते हैं तो ये वापस ग्रो करके नए पादप को डेवलप कर देती है। दीज आर कटिंग्स। सेकेंड यहां पे बात कर लेते हैं लेयरिंग की। लेयरिंग का मतलब होता है दाब लगाना, ठीक है। ये एक अलग ही प्रोसेस है, लेकिन ये भी उन्हीं में ही संभव है जिसमें अपस्थानिक जड़ें विकसित करने की क्षमता होती है। उन प्लांट्स के अंदर हम इनको कर सकते हैं। तो दाब लगाना जो है वो आर्टिफिशियली दो मैनर में कंप्लीट किया जा सकता है। एक हो जाता है मॉन्ड विधि और दूसरा होता है एरियल। ठीक है, मॉन्ड मैकेनिज्म की अगर अपन बात करें तो इसको वैसे तो टीला बोलते हैं, टीला। एक्चुअली दाब लगाना होता क्या है इसको समझ लीजिए पहले। किसी भी स्टेम या ब्रांच के अंदर, ये जो ब्रांच है इसमें ये हो रहे हैं नोड इंटरनोड सेक्शंस, ठीक है, और ये हो गया इसका मेन स्टेम, ये हो गई ब्रांच। इस ब्रांच में अगर अपन ढंग से देखें तो ये हो गई एपिडर्मिस एंड क्यूटिकल, और ये सेंट्रल पार्ट जो हो गया वो कौन सा हो जाता है इसके अंदर, जाइलम, और जाइलम के बाहर की तरफ जो हिस्सा है वो कौन सा है, फ्लोएम। क्लियर है। तो ऐसे में इसमें रिंग विधि अपनाई जाती है, और रिंग के वजह से इसको कहाँ तक काटा जाता है, एक कट लगाया जाता है जिसमें केवल जाइलम को छोड़ा जाता है, बाकी का जो है फ्लोएम पार्ट उसको क्या कर लिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि बाकी की जो तना है वो जाइलम के द्वारा मेन स्टेम से जुड़ा रह सके, अर्थात रॉ मटेरियल खनिज पदार्थों जल आदि का तो इसको क्या मिल सके, पूर्णतः इसको मिलती रहे, और जो फ्लोएम आ रहा है लीव से, ठीक है, वो यहाँ पे क्या हो गया, अवरुद्ध। तो इसकी वजह से जो रिजर्व फूड मटेरियल आ रहा है वो भी क्या हो गया, अवरुद्ध, और ये धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे धीरे धीरे ये फूलने लगता है, ये इससे क्या हो जाता है, फूलने लगता है। तो यहाँ पे पोषण आगे नहीं पहुँचेगा लेकिन सप्लाईज आगे पहुँच जाएगी। ये हो गई पूरी की पूरी ब्रांच जिसके ऊपर क्या लगी हुई है, लीव्स। ठीक है, तो लीव्स को सप्लाई मिल रही है इसलिए लीव्स जीवित है, और लीव्स भोजन बना रही है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो ऐसे में कट लगाने के बाद इसे संक्रमण से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे मॉस, क्योंकि मॉस नमी को बहुत ज़्यादा घेरती है, मॉसेज के साथ क्या कर लिया जाता है, इस छिद्र को पैक कर दिया जाता है। कुछ यहाँ पे हार्मोन्स, स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रूट इनिशिएट करते हैं, जैसे कि IAA, IBA,
ठीक है, इनको यहाँ पे क्या किया जाता है, सिक्रेट किया जाता है, पोषण यहाँ पे आ ही रहा है और इससे बाहर से नाइट्रोसेल्यूलोज या पॉलीथीन की लेयर से क्या कर दिया जाता है, पैक, और इस जड़ को पूरी तरीके से बांध दिया जाता है, मतलब इस स्टेम को पूरी तरीके से बांध दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाएगा, अगर ये सूखने से बचाना है तो ऊपर से परफोरेट करके इससे ऊपर वाली कोई ब्रांचेज हो तो उसके ऊपर क्या कर दीजिए, एक पानी का स्रोत डाल दीजिए घट टाइप, और जिसमें कर दीजिए छेद, ये डूब डॉप डॉप करके इसके ऊपर क्या करता रहेगा, गिरता रहेगा, तो इसको डेसिकेशन से बचाएगा। ये एक एक्स्ट्रा है, क्योंकि बार बार अकॉर्डिंग टू टाइम तो हम उसके ऊपर पानी डालने से रहे, ये सारी चीज़ तो डालता रहेगा। तो ऐसे में लगभग क्षमता के अनुसार, अपस्थानिक जड़ों की क्षमता के अनुसार 1.5 महीने में, 2 महीने में क्या होती हैं, ये जो फ्लोएम पार्ट फूल रहा है, ये फ्लोएम पार्ट यहाँ पे अपस्थानिक जड़ें विकसित करने लगता है। और एक बार अपस्थानिक जड़ें विकसित कर दी तो यहाँ पे स्टेम तैयार है, यहाँ पे अपस्थानिक जड़ें हैं, तो ऐसे में इसको मेन ब्रांच से अगर अपन रिमूव कर दें तो रिमूव करने के बाद इसे मिट्टी में दबाकर नए पादप के रूप में क्या कर जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। क्लियर है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास में 2 विधि आ गई, एक तो आ गई माउंड वेब मैकेनिज्म, फर्स्ट इज माउंड मैकेनिज्म, दैट इज टीला विधि, और दूसरा जो है वो एटमॉस्फेरिक हो गया, जिसको हम वायु स्तरीय दाब कह सकते हैं, एयर या एटमॉस्फेरिक लेयरिंग, वायुमंडलीय बोल सकते हैं या वायु स्तरीय, वायु स्तरीय। टीला और वायु स्तरीय, क्लियर है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, इसमें अंतर केवल इतना सा है कि वो पादप जैसे कि संतरा हो गया, एप्पल हो गया, ठीक है, कई नई स्पीसीज मैंगो की होगी, जो आकार में छोटे हैं और उनकी ब्रांचेज भूमि के पास में है, जो मैच्योर ब्रांचेज हैं वो भूमि के पास है। ध्यान रखना ये सदैव मैच्योर ब्रांचेज में होता है, अभी नई शाखाओं के अंदर ये जो है नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाता है कि उन ब्रांचेज को झुकाया जाता है जमीन पे, और किसी भारी वस्तु से या किसी खूंटे से बांधकर उनको क्या कर दिया जाता है, जमीन पे पूरी तरीके से झुका दिया जाता है। ठीक है, जब वो झुक जाती हैं तो यहाँ जो सरफेस लेवल है मिट्टी का, उसके ऊपर क्या किया जाता है, वही कट जो हम इतनी देर से कट लगा रहे थे, और कट लगा के इसको जो है पोषक पदार्थों के साथ में क्या कर दिया जाता है, मिट्टी में दबा दिया जाता है, लेयरिंग कर दी जाती है। और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद जब इसमें रूटिंग होती है तो इसको मेन स्टेम से काट कर इसको या तो यहीं पे या यहाँ से दूसरी जगह पे क्या कर दिया जाता है, मिट्टी के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है, और ये नए प्लांट को डेवलप कर लेगा। ठीक है, लेकिन ऐसे में वो ब्रांचेज जो कि हाइट ज़्यादा है पादपों की, वो नीचे झुककर नीचे नहीं आ सकती, वरना टूट जाएगी। ध्यान रखना यहाँ पे टूटनी नहीं चाहिए, ये मेन स्टेम से जुड़ी होनी चाहिए। तो ऐसे में ये वाली अपनाई जाती है कि इसको मासेज के और पोषक पदार्थों के साथ लपेट के और किसके साथ, पॉलीथीन की थैली में कवर कर दिया जाता है, ताकि संक्रमण नहीं हो और वाटर सोर्स की कमी नहीं आने दी जाती, जिसकी वजह से वाटर सोर्स जो है वो ऊपर की ब्रांच में भिड़ाकर इसके ऊपर लगातार इसको नम बनाए रखा जाता है। क्लियर है, तो ये 2 लेयर्स हो गई। तो ये वाला तरीका तो हो गया कौन सा, एयर, और ये वाला कौन सा हो गया, माउंट, दबाना। तीसरा यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग की। ग्राफ्टिंग में क्या हो रहा है, ग्राफ्टिंग को हम कह सकते हैं रोपण या कलम बांधना। इसमें एक्चुअली में 2 वर्ड्स काम में आते हैं। कहां गया, एक्चुअली में इसमें 2 वर्ड्स काम में आ रहे हैं। इसको बोल देते हैं कलम बांधना। ठीक है, कलम बांधना, या इसको रोपण भी बोल देते हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग कई तरीके से होती है, जिसमें कई बार तो बिल्कुल ये कटिंग की समान ही होती है कि गुलाब के अंदर देखने को मिल जाती है, गुलदाउदी में देखने को मिल जाती है ये। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि डायरेक्ट जो स्टेम है, ठीक है, या इसको अगर हम बात करें तो इसको हम यूज में ले सकते हैं राइजोम्स में भी, जैसे अदरक। ठीक है, तो उसमें क्या किया जा रहा है, डायरेक्ट स्टेम को काटा और काटने के बाद में उनके इंटरनोड सेक्शन या बड्स के साथ में मिट्टी में दबा दो, ये ग्रो कर जाएगी। तो ये सेम चीज़ जो है वो गन्ने में, गुलदाउदी में क्या बोलते हैं,
इसमें गुलाब में, इनमें डंडियों के रूप में मैच्योर तने जो है उनको काट के डंडियों के रूप में गाड़ दिया जाता है और कुछ हार्मोन्स के साथ में, न्यूट्रिएंट्स पदार्थों के साथ, तो ये क्या हो जाती हैं कुछ समय बाद में अपस्थानिक जड़ें नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ अपस्थानिक एक तरीके से शूट्स को डेवलप करती है और नए प्लांट्स को डेवलप कर लेती है। तो इनके जो लक्षण है जेनेटिक वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के समान ही होंगे, वो चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी मेन रूप से काम में आती है ग्राफ्टिंग में। सबसे पहली जो टर्मिनोलॉजी आती है वो तो है स्कंद, स्टॉक। दैट इज स्टॉक, स्कंद, ठीक है। और दूसरा हम यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी यूज में लेते हैं वो हमारा हो जाता है कौन सा, कलम, जिसको हम बोल सकते हैं स्क्यून। स्कियोन, ठीक है। स्टॉक या जो स्कंद है वह मुख्य शाखा या तना है जो क्या देता है, आधार प्रदान करता है, ठीक है। और ये है जो कलम की बात हम कह रहे हैं, जिसके स्क्यून या सेक्शन हम बात कर रहे हैं, सेक्शन, तो ये वांछित लक्षण युक्त शाखा है, ठीक है, जिसको हमें क्या करना है, जिसे हमको ट्रांसफर करना है या रोपित करना होता है, दैट इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के काफी मैनर्स हैं, टाइप्स of grafting। टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, और इसके लिए अगर अपन कहें तो यहां हम ऐड कर सकते हैं जैसे कि विप्टंग ग्राफ्टिंग, प्रतोद, सेकंड यहां पे दे सकते हैं वेज ग्राफ्टिंग, थर्ड यहां पे हम दे सकते हैं साइड ग्राफ्टिंग, फोर्थ दे सकते हैं इन आर्चिंग, ठीक है। और एक और इसमें दे सकते हैं दैट इज बड ग्राफ्टिंग, ठीक है। सबसे ज्यादा जो हम यूज में लेते हैं वो वेज ग्राफ्टिंग और साइड ग्राफ्टिंग को यूज में लिया जाता है। इन आर्चिंग की अगर अपन बात करें तो ये सबसे ज्यादा यूज में लेती है, दैट इज कलम बांधना, ठीक है। विप की अगर हम बात करें तो इसकी हिंदी हो गई प्रतोद, और वेज का मतलब सिंपल एक शाखा है, वेज का मतलब वी आकार की शाखा को काट कर डालना, और पार्श्व का मतलब हो गया, साइड का मतलब हो गया पार्श्व, पार्श्व शाखा। तो ग्राफ्टिंग में अगर अपन विप की बात करें तो विप में क्या किया जाता है, तेज धारदार जो या नोकदार जो चाकू को यूज में लेके, जो ये है हमारी शाखा, कहाँ है, ये रही स्कंद, स्कंद को पूर्ण रूप से काटकर अलग नहीं किया जाता, ठीक है। ये तब होता है जब स्कंद का आकार बड़ा है और कलम का आकार या व्यास क्या होता है, छोटा, तब इस टेक्निक को हम यूज में लेते हैं। और इसमें स्कंद जो है उसके ऊपर साइड में एक जगह को छीलकर हल्का सा, ये जैसे स्टेम है तो स्टेम में तेज धारदार से हम इसको क्या कर रहे हैं, छील रहे हैं, और ये हमने क्या किया, एक अलग से इसका क्या कर निकाल दिया, छीलन, ठीक है, धारदार से छीलन। और दूसरी तरफ हम क्या तैयार कर रहे हैं, कलम, ये है हमारी कलम जिसके ऊपर वांछित जो
ब्रांच हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, उसको भी इसी तेज नोकदार से क्या कर देते हैं, तिरछा काट देते हैं। अर्थात कैसे काटेंगे, ये जो हमारी गोलाकार संरचना है जिसमें ये नोड इंटरनोड सेक्शंस आ रहे हैं, सॉरी नोड इंटरनोड नहीं, जाइलम फ्लोएम सेक्शन आ रहे हैं, इसको हम तेज धारदार से इस तरीके से काटे, इस तरीके से काटिए, तो ये लो ये कट गया। तो इस तरीके से काटने पर केवल नुकीला जाइलम पोर्शन और फिर धीरे धीरे फ्लोएम पोर्शंस आ रहे हैं। ठीक है, तो इस वेज को जब हम इसमें डालें, नेक्स्ट डायग्राम, ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से लेटरल वाला काम कर दिया, पार्स या साइड वाला, और इसको फिर यहाँ पे किससे, मॉसेस से एंड पॉलीथीन से और एक तरीके से सब्सिडरी मटेरियल के साथ लेके इसको क्या कर दिया, टाइट बांध लिया। इससे हमको एक पार्श्व शाखन मिल जाती है और ये धीरे धीरे टिश्यूज, फ्लोएम टिश्यूज एंड जाइलम टिश्यूज के साथ में क्या कर लेती है, लिंक बना लेती है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे टंग ग्राफ्टिंग। ठीक है, वेज ग्राफ्टिंग की हम बात करें तो इसके अंदर साइड में से काटने की जगह इसको एक्यूरेट बीच में से काटिए। ठीक है, और इसको सेम उसी तरीके से वी शेप में, और यहां पे भी कट क्या लगाएंगे हम, वी शेप में। तो वी शेप में कट लगाने की वजह से एग्जैक्ट हमको ये जगह मिल गई, और ये पहले से ही इसी तिकोने रूप में क्या था, कटा हुआ था। जो ही हम इसमें आके इसको रोपित करेंगे, ठीक है, और इस भाग को क्या कर दीजिए, वापस सील्ड कर दीजिए, ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेवलप, दोनों के जो टिश्यूज होते हैं वो क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, दैट इज वेज। ठीक है, साइड ग्राफ्टिंग सेम उसी मैनर में है, बस थोड़ा सा चेंज है। साइड ग्राफ्टिंग में हम मेन ब्रांच को यहाँ पे काट नहीं रहे टंग के अंदर, और यहाँ पे हम साइड ब्रांच को क्या कर देंगे, काट देंगे, फिर उसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इनक्रेजिंग की हम बात करें, कलम बांधना, तो कलम बांधने के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे जो हम क्षैतिज दिशा में काट रहे थे, अब हम इसको क्षैतिज में नहीं काटते। यहाँ पे क्या होगा, मेन ब्रांच जो है जिसपे हमको जोड़ना है, जिसको हम स्कंद कह रहे हैं, उस पर एक तिरछा कट लगाते हैं। तिरछा कट लगने के कारण तिरछा कट लगने के कारण वहां पे क्या हो रहा है, ये तैयार, और उसी तरीके से सेम इसका एंटी तिरछा कट जो है वो हम लेते हैं किसके लिए, उसके कलम के लिए, और कलम को और इसको दोनों को जो है वो इस रूप में क्या कर देते हैं, आपस में खपच्चियों के साथ, क्योंकि अब इनके बीच में जगह कम है जुड़ने के लिए, तो एक्स्ट्रा खपच्चियों के साथ इसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, और पोषक पदार्थों को पूर्ण किया जाता है ताकि ये दोनों के दोनों जो है आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो ये नई शाखाएं या नए फलन या पुष्पन के लिए ये बहुत सटीक टेक्निक है। ये तब किया जाता है जब यहाँ पे कलम और इसके अंदर दोनों की दोनों जो शाखाएं उनकी मोटाई भी सेम होती है। ठीक है, तो इसमें तो हम अंतर जातीय, अंतरा जातीय, उसके ऊपर अगर अपन वंश की बात करें तो अंतरवंशीय या अंतरावंशीय दोनों कैटेगरीज में इस चीज को कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम एक ही टाइप के पेड़ पे अलग अलग ब्रांचेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल आया था, जैसे लगभग एक ही आम पे लगभग 140 प्रकार की कलम द्वारा क्या किया गया था, 140 प्रकार के आम तैयार किए गए थे। उसी तरीके से सिट्रेसी फैमिली में जो है वो 5 प्रकार के फल एक ही पादप के ऊपर तैयार किए गए। तो वो सारे के सारे इजी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस और कलम बांधने की वजह से संभव हो पाए। बड ग्राफ्टिंग थोड़ा अलग चीज है, टिपिकल भी है। इसके अंदर किया जाता है कि जो नोडल सेक्शन के ऊपर बड रीजन है उसमें से पुरानी बड, लेकिन ये एक्चुअली में दूसरे के साथ नहीं किया जा सकता, ये तो एक तरीके से इंटर स्पेसिफिक ही हो सकता है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि जो बड रीजन है उसको रिलीज किया जा रहा है और जो वांछित बड है उसको लाकर उसी सेम स्कर के अंदर, उसी सेम खांचे के अंदर उसको फिट करके न्यूट्रिएंट्स के साथ में उसको सप्लाई दी जाती हैं और संक्रमण से बचाया जाता है। तो जो बड उसके अंदर अगर स्टेब्लिश हो जाती है तो बड डेवलप होगी नई ब्रांच के रूप में और पोषण मिलेगा पुराने के रूप में। तो इस तरीके से हम नई वांछित शाखा को डेवलप करने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, ये हो गया। लास्ट हमारा बच रहा है माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन की अगर अपन बात करें तो ये एक कंप्लीटली आर्टिफिशियल मैकेनिज्म है, टिश्यू कल्चर टेक्निक के ऊपर आधारित,
इसमें पादप के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती, जड़ के किसी भी भाग, स्टेम के किसी भी टिश्यूज और पत्ती आदि के किसी भी भाग से हम क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स को ले सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो सेल जीर्ण नहीं होनी चाहिए और उस कोशिका में टोटीपोटेंट कैरेक्टर होना चाहिए, कोशिका पूर्ण सशक्त होनी चाहिए। तो पूर्ण सशक्त कोशिका में हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब उसे न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर इन विट्रो कंडीशन में क्या किया जाता है, संवर्धित किया जाता है और न्यूट्रिएंट अगार के अंदर और पोषक हार्मोन्स के अंदर या पोषक पदार्थों के साथ में हार्मोन्स के अंदर क्या किया जाता है, ये सेल डिवीजन को प्रेरित करता है। दैट इज माइक्रो प्रोपोगेशन। माइक्रो प्रोपोगेशन, तो माइक्रो प्रोपोगेशन में यही टेक्निक जो है वो सबसे ज़्यादा, जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन सबसे ज़्यादा यूज में ली जाने वाली टेक्निक है, सटीक टेक्निक है, कम खर्चीली है और बहुत कम समय में हम इसके द्वारा बहुत तेज़ी से पादपों को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर लेते हैं। बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सीड डेवलपमेंट के द्वारा एक पादप में लगभग 5 से 6 वर्ष के बाद हम क्या यूज में लेते हैं, उसमें फ्लोरिंग या सीडलिंग जो है वो मतलब एक तरीके से फ्रूटिंग जो है वो कंप्लीट होती है। लेकिन माइक्रो प्रोपोगेशन की वजह से दूसरे या तीसरे साल से फ्लोरिंग या फ्रूटिंग जो है वो प्राप्त होना शुरू हो जाता है। ये एक तरीके से जेनेटिकली इम्प्रूव्ड हम कह सकते हैं कि अगर हमने पर्टिकुलर कोई टिश्यू यूज में लिया हो कल्चर टेक्निक में, अन्यथा इसमें जेनेटिक अप्रोच सेम ही रहती है, बिल्कुल पेरेंट्स के समान। तो जेनेटिकली ये चेंज नहीं होते लेकिन फास्ट ग्रोइंग हो जाते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन में हम क्या ले रहे हैं, पादप की कोई भी मैच्योर सोमेटिक सेल, ठीक है, जो टोटीपोटेंट पूर्ण सशक्त होती है, जो पूर्ण सशक्त होती है, हम उस सेल को यहां पे क्या कर लेते हैं, यूज में लेते हैं। कंट्रोल न्यूट्रिएंट मीडियम, कंट्रोल न्यूट्रिएंट मीडियम में संवर्धने या इन पात्रे इन विट्रो कंडीशन में क्या किया जाता है, में इनका संवर्धन किया जाता है। तो बहुत कम समय में इस टेक्निक के द्वारा हम बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या कर लेते हैं, जो क्या बोलते हैं सीडलिंग्स को क्या करवा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो आज के टाइम की सबसे बेस्ट टेक्निक जो है वो माइक्रो प्रोपेगेशन हुई है। इसके कुछ अगर अपन गुणों की बात करें, महत्व, क्योंकि इसका पूरी टेक्नोलॉजी हम सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ के भी आ चुके हैं माइक्रो प्रोपेगेशन को बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, महत्व की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले इनमें वे पादप जो वायबल सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, वे प्लांट्स जो वायबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप इसमें अनिषेक फलन युक्त जैसे संतरा, मौसम्बी, केला, क्या बोलते हैं एप्पल, या जैसे अगर हम बात करें तो मैनी मोर प्लांट्स है जो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट होते हैं, जैसे कि गन्ना है, आलू है। ऐसे में वो प्लांट्स जो कि वायबल सीड्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं,
कर सकते हैं उनमें यह विधि सबसे बेस्ट कारगर है। यह विधि सर्वोत्तम है। क्लियर है? क्योंकि हमको वेजिटेटिव पार्ट्स की वैसे भी सबसे ज्यादा जरूरत है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसे में ये ज्यादा से ज्यादा पैदावार, क्योंकि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में एक समस्या ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो जाता है, जेनेटिकली अप्रोच चेंज होने के चांसेज होते हैं और इवोल्यूशन के दौरान वहां पे नई ट्रेड सामने आने की दिक्कत होती है। तो ऐसे में अगर किसी स्पीसीज में हमको वांछित गुण मिल रहे हैं तो हम उनको चेंज नहीं करना चाहते, तो ये विधि सबसे बेस्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से बाय सूक्ष्म प्रवर्धन टेक्निक द्वारा क्या किया जा सकता है, कम समय में अधिक सीडलिंग्स प्राप्त होती हैं या प्राप्त की जा सकती हैं। तीसरा सबसे बड़ा कैरेक्टर हम इसमें लिख सकते हैं कि इनमें सेक्सुअल क्या बोलते हैं ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, तथा फर्टिलाइजेशन अनुपस्थित एंड एब्सेंट होता है, गैमेट फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा, तो एक्स्ट्रा जो समय है वो व्यतीत नहीं हो रहा और ये सारा का सारा जो अपना काम है वो वेजिटेटिव या स्टोरेज ऑफ मटेरियल के रूप में ही शो करते हैं, रिप्रोडक्शन में एनर्जी वेस्ट करते ही नहीं है। तो एक तरीके से हमारे को लाभान्वित पादप जो है वो ज्यादा मात्रा में मिलता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जब फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है सेक्सुअल, तो हम ये कह सकते हैं कि इससे प्राप्त जो संतति है, संतति अपने पैतृक इससे प्राप्त जो संतति है वो अपने पैतृक से आनुवांशिक रूप में समान इससे प्राप्त संतति पैतृक से आनुवांशिक रूप में क्या होती है, सदैव समान, क्योंकि जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमिट क्या बोलते हैं कॉपुलेशन हुआ ही नहीं है, एक्सचेंज ही नहीं हुआ, तो इसका वजह से जिसको हम बोल सकते हैं जीन विनिमय, तो जब जीन विनिमय नहीं हुआ तो आनुवांशिकी में चेंज नहीं होगा। क्लियर है? अब इसी के साथ जैसे अगर अपन ग्राफ्टिंग, ये रहा ग्राफ्टिंग की अगर अपन बात करें रिप्रोडक्शन में, तो ग्राफ्टिंग जो है वो बहुत बेस्ट है। कारण ग्राफ्टिंग के लिए बता रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट, जैसे ग्राफ्टिंग में क्या होगा, बाय ग्राफ्टिंग, और ग्राफ्टिंग में भी कौन सा जो हमने यहां पे लिखी थी वेज ग्राफ्टिंग, वेज में कौन सा लिखा था ये, इनआर्किंग, कलम बांधना। ठीक है, तो कलम बांधने की टेक्निक की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है, जिसकी वजह से एक पादप पर अनेक प्रकार जिसमें आनुवांशिकी दूरस्थ
आनुवांशिकी रूप से एक दूसरे से बिल्कुल बिलोंग नहीं करती, दूरस्थ, ठीक है। और यहां पे हम ये भी लिख देते हैं इंटर जेनेरिक, इंटर जेनेरिक का मतलब दो जीनस के बीच में, इंटर स्पेसिफिक दो जातियों के बीच में, इंटर या इंटरा स्पेसिफिक एक ही जाति की दो स्पीसीज के बीच में। और इसी को और ज्यादा अगर अपन बात करें तो इंटर स्पेसिफिक के मतलब एक स्पीसीज की दो वैरायटीज के बीच में। तो यहां पे जेनेटिकली एक दूसरे से दूरस्थ एक ही पादप पर अनेक प्रकार की शाखाएं विकसित करना संभव है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और आवश्यकता के अनुसार बॉटनिस्ट के सामने एक वो है कि अगर हम कम समय में या कम स्थान के ऊपर ज़्यादा मात्रा में अगर प्रोडक्शंस प्राप्त कर सके तो हम एक तरीके से भुखमरी को या जो उत्पादन क्षमता की कमी है उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक कारण यह है कि अगर हम एक ही पादप की रूट्स, स्टेम्स, बड्स एंड लीव्स इन सभी को अगर यूज में लेते हो, प्राकृतिक रूप से एक पादप में या तो रूट काम में आ रही है या लीफ काम में आ रही है या स्टेम काम में आ रहा है या फ्रूट्स काम में आ रहा है, ये काम में आ रहा है, लेकिन अगर हम उन सभी को यूज में ले तो हम कम जगह पे कम पोषण में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यूज में ले सकते हैं। तो वो किसकी वजह से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो पूरा कर नहीं सकता, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो कंप्लीट प्लांट की जितनी भी कोशिकाएं जेनेटिकली सेम होगी, तो उनमें तो वेरिएशंस कॉज किया ही नहीं जा सकता। तो ऐसे में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है जो उसमें चेंज किया जा सकता है। जैसे सक्सेसफुली एक अगर हम बात करें तो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के समान ही हमने वेजिटेटिवली तैयार किया, जिसमें हमने रूट्स के अंदर पोटैटो या क्या बोलते हैं ट्यूबर्स को प्राप्त किया, और ऊपर की तरफ जो है वो हमने क्या यूज में लिए, जैसे कि टमाटर या अन्य एरियल जो फ्रूट्स प्राप्त हो सकते थे वो प्राप्त किए, करने में सफलता प्राप्त की। एक ही पादप पे 3 प्रकार के फ्रूट्स। उसी तरीके से एक एग्जांपल हमारे सामने था कि एक ही आम के पेड़ के ऊपर लगभग 140 टाइप के मैंगो स्पीसीज जो है उनको डेवलप किया गया, तो वो भी किसकी वजह से, इनआर्किंग ग्राफ्टिंग के वजह से ही संभव हो सका। या हम सिट्रेसी फैमिली के एक पादप के ऊपर 5 प्रकार के फल एक साथ ले पा रहे हैं, तो उसका भी कारण जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही है। तो ये काफ़ी बेस्ट है उन प्लांट्स के लिए जिनमें सीड्स वाइबल नहीं होते, फ्लोरिंग रिप्रोडक्शन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन नहीं पाया जाता, या जो सीड्स हैं वो वाइबल नहीं होते। तो ऐसे में उन प्लांट्स को हम रिप्रोडक्टिवली क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं। और इनके दोनों मैनर्स आज हमने देख लिए। फर्स्ट मैनर हमारा जो है वो कौन सा हो गया, बाई नेचुरल, और नेचुरल में भी हमने कुछ हस्तक्षेप किया, और बाद में हमने ले लिया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमारे हो गए कटिंग्स, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और माइक्रो प्रोपोगेशन, जो कि टेक्निकली है, हालांकि प्रीशियस है, ठीक है, लेकिन सटीक है और ज़्यादा मात्रा में जो है वो यूज आने लायक चीज़ है। यहाँ पे ये सारी कम मात्रा में या कम लेवल पे हम कंप्लीट कर सकते हैं हमारे उद्यान तक या बड़े प्लांट्स तक। छोटे प्लांट्स तक इनको करना संभव नहीं है। तो छोटे प्लांट्स की जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो हम माइक्रो प्रोपोगेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।